जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस लेक्चर में हम लेकर आते हैं आपके लिए वेव ऑप्टिक्स 12th में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लगने वाले हैं और जो क्वेश्चंस यहाँ से लगेंगे उनकी प्रैक्टिस हम आपको यहाँ पर इस बैच में कराते हैं। अभी फिलहाल हमारी थ्योरी कर चल रही है, जल्दी से 2 या 3 डेज के अंडर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। 2 लेक्चर इसमें और लगने वाले हैं मेरे ख्याल से और ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल, असर्शंस, रीजंस और एमसीक्यूज एक ही क्लास में, बड़ी मैराथन में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलें अब देखें जरा। लास्ट क्लास में वेव ऑप्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि हम हाइगेन्स के बेसिस पर, हाइगेन्स के प्रिंसिपल्स पर हमने क्या प्रूफ कर दिया था, रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया था, रिफ्रैक्शन हमने एक्सप्लेन कर दिया था और हाइगेन्स का हमने जो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल्स थे वो हमने पढ़ लिए थे, है ना। और हमने ये पढ़ लिया था कि वेव फ्रंट का ईच पार्टिकल ऑन वेव फ्रंट, ठीक है, इज लाइक इमिट्स लाइक सेकेंडरी वेवलेट्स। कोई भी एक तरंगाग्र पर उपस्थित जितने भी कण होंगे वो आगे के लिए किसका काम करेंगे, द्वितीय तरंगिका का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात हमारी क्लियर हो गई थी। 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं, 3rd लेक्चर हमारा आज ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए जरा देखेंगे आगे की। अगर मैं बात करूं तो 8th टॉपिक यहां पर हमारा हो जाता है। अगर हम बात करेंगे आज इसके बारे में, बात करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इतनी बात क्लियर हो जाती है। चलिए जरा अब अगर हम प्लांक के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्लांक ने क्या बात बताई। अगर हम इसकी प्लांक की बात करेंगे तो देखेंगे जरा, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी, ठीक है, तो प्लांक की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बात कही गई। प्लांक ने एक बात कही है, क्या, कि जो लाइट होगी, लाइट इमिट्स from a source as a packet of energy। यानी प्लांक ने एक बात कही कि जो लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगी वो एक पैकेट की फॉर्म में जाएगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो, आपने एक बिस्कुट खाया होगा, पार्ले जी, 5 रुपए वाला जो आता है ना, सभी ने खाया होगा मेरे ख्याल से। और उस बिस्कुट के पैकेट में क्या होता है, नंबर ऑफ बिस्कुट्स फिक्स होते हैं, है ना। शायद 7 या 8 बिस्किट्स उसके अंदर आते हैं पैकेट के अंदर। अब ऐसा तो नहीं किसी के पास कोई ऐसा पैकेट आ गया जिसमें 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा आ गए, है ना। चलो, अगर आया तो खुशकिस्मत है, अब बाकी नहीं आया तो क्वांटम का सिद्धांत यहां पर आ जाता है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ बिस्कुट्स क्या कर दिए गए, पैकेट के अंदर फिक्स कर दिए गए। ऐसे ही एक पार्ले जी 2 रुपए वाला भी आता था, शायद अब भी आता है मेरे ख्याल से, उसमें 4 बिस्कुट आते थे, मुझे अब भी याद है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि पैकेट के अंदर नंबर ऑफ बिस्कुट्स क्या कर दिए जाते थे, फिक्स कर दिए जाते थे। यही थ्योरी क्वांटम ने बताई कि जो लाइट होगी, लाइट भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इन पैकेट्स की फॉर्म में जाएगी। ठीक है, और ये बताया गया दिस पैकेट is called, these packets are called quanta। क्या बताया गया कि जो पैकेट्स हैं, एनर्जी के पैकेट है, इन्हीं को क्या बोलेंगे आप, क्वांटा बोलेंगे। ठीक है, और इन्हीं का दूसरा नाम हो जाता है क्या, फोटोन। इसको आप याद रखेंगे, क्या नाम हो जाता है, इन्हीं का एक नाम हो जाता है, फोटोन नाम हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। चलिए जरा अगर हम यहां पर बात करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन, तो इक्वल टू क्या हो जाता है, h इंटू न्यू। और इसी को आप लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। यहां तक की बात क्लियर है। और याद रखेंगे आप, वेयर जो h है ये क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है,
ठीक है, और ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, इसको तो आप जानते ही, ठीक है। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी आप सभी को पता होगी। क्लियर बात समझ में आ गई। तो यहां से दो फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं आपके, जैसे कि अगर हम बात करें इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है, ये न्यू क्या है, इसको भी आप लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, यानी कि क्या हो जाती है, ये आवृत्ति हो जाती है। फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू न्यू, या इसी फॉर्मूले को आप क्या जनरेट करेंगे, इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, और यही बात हमारी कहला जाती है क्या, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्लियर बात समझ में आ गई। एक बार फिर दोबारा बता देता हूं, प्लांक ने क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी द लाइट इमिट्स फ्रॉम अ सोर्स एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। जैसे आपने देखा होगा सनलाइट आती है कहाँ, सन से आती है, तो प्लांक ने बताया कि सन से जो सनलाइट्स आती हैं, जो एनर्जी आती है, जो लाइट्स आती हैं, वो एनर्जी की फॉर्म में आती हैं, और एक एक पैकेट करके वो क्या करता है, अर्थ के ऊपर उस पैकेट को भेजता है, और उस पैकेट से क्या होता है, सब जगह ये जो रेज हैं ये डिस्पैच हो जाती हैं। ठीक है, दिस पैकेट इज कॉल्ड, यही पैकेट जो एनर्जी का है, इसी को क्वांटा और इसी को फोटोन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। चलें, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, ठीक है। अब यहां से एक बात क्लियर हो जाती है, क्या आप बोलेंगे कि भैया अब तक हमने हाइगेन्स स्टडी किया था, और हाइगेन्स ने हमको एक बात बताई थी, क्या, देखो हाइगेन्स ने बताया था कि लाइट क्या है, तो वेव है। क्या है, लाइट वेव। इसको आप नोट डाल लेंगे यहाँ पर, है ना, पीडीएफ भी इसकी आपको मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना दिया, उस व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम पे दोनों जगह आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहले समझने पर ध्यान दें। देखिए जरा, इसमें नोट लिखेंगे आप, और नोट में क्या बात लिखेंगे, देखो अगर हम बात करें, इसको ऐसे लिख लेंगे आप, हाइगेन ने क्या बताया, हाइगेन ने यह बताया कि लाइट इज अ वेव। ठीक है, याद रखना। बट अभी अभी हमने प्लांक पढ़ा, और प्लांक ने क्या बताया कि लाइट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। जो लाइट जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी का एक पैकेट होता है। क्लियर बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए हम यहां से एक बात कह सकते हैं, क्या, वी कैन सी दैट, क्या बात कह सकते हैं यहां से, हम यहां से कह सकते हैं लाइट हैज अ डुअल नेचर। यानी लाइट के अंदर क्या होती है भैया, दो नेचर होती है, वो पैकेट ऑफ एनर्जी भी होता है और वो वेव भी होता है। ये बात समझ में आ गई आपको। ये डुअल नेचर हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि डुअल नेचर का नाम कहाँ से आया। हाइगेन्स ने कहा कि ये वेव है, और प्लांक ने क्या बताया, पैकेट ऑफ एनर्जी है ना, ऊर्जा का पैकेट है। ठीक, तो यहाँ से दोनों बातें कंफर्म होकर ये बात कह दी हमने कि ये डुअल नेचर इसकी होती है। ठीक है, चलें इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे जरा, अभी जो वेव की बात आई इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। एनर्जी तो हमने स्टडी कर ही लिया है ना। देखें जरा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे आप, नंबर 9, और इसका नाम है मैटर वेव्स। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे, समझ में आ रही है बात। ठीक है, चलें जरा, और इसी का दूसरा नाम भी हो जाता है क्या, दी ब्रोगली वेवलेंथ। दी ब्रोगली वेवलेंथ। इतनी बात समझ में आ गई। देखेंगे जरा, अब अगर हम बात करें यहां से, एक बात आप ध्यान देंगे, क्या, कि लाइट हैज टू नेचर, दैट इज एनर्जी एंड, और क्या बताया, वेव। ठीक है, समझ में आ गई बात, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखते हैं जरा आगे। अब अगर हम बात करें, क्या, अब देखो ये जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है दो तरीके से हो गई, क्या, दिस इज लाइक अ
फेस ऑफ कोइन, जैसा आपने देखा होगा कोइन में क्या होता है, हेड और टेल होता है, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी क्या हो गया, एक तरफ क्या आएगा एनर्जी और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, वेव आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। कैसे क्लियर कर देते हैं देखें जरा। अगर हम बात करें यहां से, उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन की अगर हम बात करें तो आइंस्टीन ने हमको बताया था इक्वल टू mc स्क्वायर, और आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी जिससे हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। बिल्कुल भी बोर तो नहीं हो रहा है कोई बच्चा, जल्दी से बताइए जरा, बोर तो नहीं हो रहा है? आप कमेंट कर दिया करें, मैं पढ़ लूंगा बाद में, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है कि लाइव नहीं चल रहा है या लाइव में ऐसा कुछ नहीं, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर है। और मैंने आपको कहा है जब भी आप किसी लेक्चर को स्टडी कर लें और लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत आए तो वहां पर कमेंट आप छोड़ सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? जैसे ही आप कमेंट छोड़ देंगे या अलग से कमेंट कर सकते हैं। जो नया लेक्चर में आते ही आपका लूंगा, पहले मैं उसी पॉइंट को डिस्कस करूंगा जहां पर लास्ट बात आपने अपना क्वेश्चन लीव किया था, ठीक है। तो लिख कर छोड़ दे, ऐसी कोई बात नहीं, आते ही क्लास में उसी बात को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए जरा अब इसके बाद आ जाता है, देखिए जरा, ये तो हमने हाइगेंस पढ़ लिया। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी, प्लैंक थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा प्लैंक थ्योरी क्या होता है, E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। दोनों बातें समझ में आ गई। अब देखो दो बोथ इक्वेशंस एंड लेफ्ट हैंड साइड हैज द सेम वैल्यू। नाउ वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड द राइट हैंड साइड आल्सो बी इक्वल, यानी mc स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, hc अपॉन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। यहां c से c कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन गया, m इंटू सी इक्वल टू h अपॉन लैम्डा बन गया। और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्लियर बात समझ में आ रही। और यही आप फाइंड कर लेंगे क्या, लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन p। और यही वेवलेंथ आपको क्या कहलाती है, दी ब्रोगली वेवलेंथ। दी ब्रोगली वेवलेंथ। बताओ जरा समझ में आई बात या नहीं, जल्दी से बताएं जरा। यहां तक की बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, फिर आगे की बात पर चलते हैं। और बच्चे अच्छे अच्छे टॉपिक हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसको जल्दी से आप पढ़ देंगे एक बार। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, याद रखेंगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, वेयर h इक्वल टू क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड द p इज अ मोमेंटम। चलिए यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी, जल्दी से बताइए जरा, फिर आगे का पॉइंट हम पढ़ते हैं। और देखिए जरा अगला पॉइंट हमारा आ जाता है क्या, देखते हैं नेक्स्ट। देखो जी ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप बस पढ़ लेंगे एक बार, है ना। यहां से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन जहां से बनेंगे वहां पर ये सारी चीजें काम आने वाली है, तो हमको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, छोटे छोटे जितने भी पॉइंट है, ठीक है। देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नंबर 10। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको याद रखेंगे आप, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखो याद रखेंगे, सुपरपोजिशन का मतलब होता है मिक्स होना। क्या मतलब होता है सुपरपोजिशन का मतलब, मिक्स होना होता है, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या, अब इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया, व्हेन टू वेव्स, ठीक है, मीट एट वन पॉइंट, यानी क्या बताया, दो वेव्स थी, ठीक है, मीट एट वन पॉइंट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक वेव थी S1 और एक वेव थी S2, और ये ऐसे आ रही थी चलती हुई, और ये इधर से ऐसे आ रही थी, और आने के बाद एक पॉइंट के ऊपर ये मिल गई, और मिलने के बाद क्या हुआ, मिलने के बाद क्या हुआ, ये ऐसे चलने लगी। जहां पर दो या दो से अधिक वेव्स आपस में मिल करके एक बन के चले,
जैसे आपने नदियां देखी होंगी, रिवर्स होती है ना, छोटे छोटे रिवर्स आके और मिलकर के बड़ी बना देती हैं। ऐसे ही यहाँ पर याद रखना, जो छोटे छोटे क्या होंगे, यहाँ पर वेव्स होंगी, वो मिलने के बाद क्या बना देती हैं, एक बड़ी वेव यहाँ पर बना देती हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, मीट, ऐसे लिख दो, मीट एट सेम पॉइंट, मीट एट सेम पॉइंट एट P। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से याद रखना, नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन देयर डिस्प्लेसमेंट विल बी, अगर इनके डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, और क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट विल बी y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, देखना जरा। अगर मैं बात करूं हमसे, पहली वेव कितना चली, y1, दूसरी वेव y2, और ये दोनों ऐड करके क्या बना देती है, एक बड़ी वेव बना देती है। तो ये यहां से बन जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2। ये कंफर्म नहीं होता है कि दो ही वेव के बारे में बात चल रही है, आप समझ रहे मेरी बात को? ये बात यहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि दो ही वेव के मिलने से सुपरपोजिशन बनता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम अपने क्वेरी को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए दो ही वेव्स लेते हैं, इससे हमारा काम चल जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर दो या दो से अधिक वेव्स आपस में मिलकर के एक बन के चलने लगे, उसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चले जाए, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना। अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्यों? अपने नोट्स और किसी के लिखे हुए नोट्सों को पढ़ने में क्या फायदा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जब एग्जाम से 1 या 2 रात पहले आप बैठते हैं ना रिवीजन करने के लिए, तो अपने हाथ की लिखी हुई चीजें बहुत तेजी से समझ में आती हैं, जबकि दूसरे की लिखी हुई चीजें कम समझ में आती है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रिपेयर योर नोट्स ऑन, ठीक है, अपने आप अपने नोट्स बनाएं। चले भैया, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है, अब चले आगे, ठीक है। अब देखेंगे जरा आप आगे। देखो, एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया था कि अगर लाइट वेव किसी भी मीडियम, एक मीडियम से, वन मीडियम से अदर मीडियम में जाती है, ठीक है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर कोई लाइट वेव जाती है, तो लाइट वेव की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, बट फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है, और यहाँ पर मैं इस बात को लेकर के कुछ नए आपको एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा। नोट करके लिख लेंगे आप इस बात को, देखेंगे जरा, और नोट करके क्या लिखेंगे, देखो, व्हेन एनी लाइट मूव्स फ्रॉम one medium to other medium, then इसको ऐसे लिख देंगे आप, then their all properties will be change, but frequency doesn't, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, तो फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलेंगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? और यहां से एक बात प्रूफ हो जाती है, मैंने भी आपको बताया, v इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। ये अच्छा ही फॉर्मूला आप याद रखिए, मैंने बताया था, इसको आप याद रखेंगे। v इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा होता है। अगर हम फर्स्ट वेव के लिए लगाएंगे v1 इक्वल टू, तो न्यू तो सेम रहेगा लेकिन लैम्डा 1 आ जाएगा, और सेकंड के लिए अगर मैं लगाऊं v2 इक्वल टू, न्यू सेम रहेगा और लैम्डा 2 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, किसी भी तरह की? अब दोनों वेव को उठा के आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा v1 अपॉन v2, और जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, अंदर साइड में क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। यहां तक की बात दिक्कत है किसी को, जल्दी बताया जाएगा, यहां तक की कोई दिक्कत हो। और इसी को आप क्या कहते हैं, 1 and 2 कह देते हैं।
भाई इसी बात को तो 1 and 2 कह देते हैं। ये मैंने आपको कब पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन में बताया था, है ना। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि V1/V2 किसकी वैल्यू होती है, 1 and 2 की वैल्यू होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी, इसको आप इंपॉर्टेंट डाल देंगे। 1 1 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन 1 मार्क्स के बनते हैं, 2 के तो बनते नहीं है, क्योंकि 2 का अगर बनता है तो 1 में आपकी थ्योरी आ जाएगी और 1 मार्क्स में आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। इतनी बात सही है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब इसके एक पॉइंट और डालेंगे आप नोट करके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, याद रखना, Q × V, और ये होता है ½ mv² के इक्वल। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे। समझ में आ रही है बात। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो किसी भी पॉइंट के अंदर, जल्दी से बताएं जरा। एक बार इसको रिवाइज करें जल्दी से, फटाफट से इसको एक बार रिवाइज करें और फिर मुझको बताएं जल्दी से जरा। क्लियर हो रही है बात समझ में? जल्दी पढ़ें इसको एक बार, देखें जरा क्या बताया गया। यानी कहने का मतलब था फ्रीक्वेंसी कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है ना। फ्रीक्वेंसी को छोड़ के और सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। बस फ्रीक्वेंसी कभी भी आपका कन्वर्ट नहीं होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ जाती है, ठीक है। चले जरा देखें जरा, यहां तक की बात क्लियर हो गई हो तो आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। चले, चलो जी, यहां तक आपकी बात हो गई क्लियर। देखें जरा, अब ये आपका ये टॉपिक इस चैप्टर का एंड हो जाता है। अब इससे आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर में, ठीक है। लेंथी है थोड़े से और 2 लेक्चर में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चले, अब इसी का अगला पोर्शन आ जाता है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये भी लाइट की ही प्रॉपर्टी। देखो लाइट की मेनली 4 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टीज लाइट, ठीक है। फर्स्ट थी रिफ्लेक्शन, आपको पढ़ा दिया गया है ना, ये डन हो चुका है। रिफ्रैक्शन, ये भी डन हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के बारे में और इसके बाद मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिफ्रैक्शन। समझ में आ रही है बात। बड़े प्यारे प्यारे टॉपिक हैं, बड़े मजे के साथ अगर आपने इसको पढ़ लिया तो न्यूमेरिकल में गारंटी मेरी है आपको एक भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। बस इसके डेरिवेशन आपको अच्छे से करने आने चाहिए। अगर आपने डेरिवेशन को अच्छे से समझ लिया तो न्यूमेरिकल को झटाक से उड़ा देंगे, ठीक। चलिए जरा आप देखिए जरा इंटरफेरेंस क्या होता है। अगर हम बात करें, देखो, if any 2 waves of frequencies move in a same medium, क्लियर बात समझ में आ रही है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी की 2 रेज है ना किसी सेम मीडियम के अंदर ही मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन। अगर यहां पर सुपरपोजिशन हम फॉर्मूला लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन। अब देखो दोनों पहले अलग अलग चल रही थी, एक y1 की साइड को जा रहा था, एक y2 की साइड को जा रहा था, है ना। लेकिन आफ्टर क्या हो गया, अगर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन का हम थ्योरम यहां पर लगा दें, है ना, तो सुपरपोजिशन का थ्योरम लगाने से क्या होगा, देखो सम पॉइंट्स हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी and some points have minimum intensity, ठीक है। कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी कैसे हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और कुछ पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है ना। एट मैक्सिमम intensity is called
जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? देखो मैंने क्या बताया, कुछ पॉइंट्स पर मैक्सिमम हो जाती है और कुछ पॉइंट्स पर मिनिमम हो जाती है। इसको ऐसे लिख लेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। यहां पर ये बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। और आगे क्या बताया, देखो आगे जरा, एट मैक्सिमम इंटेंसिटी, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आ रही है कुछ बात समझ में? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हिंदी वाले लिख लेंगे, जहां पर तीव्रता, इंटेंसिटी यानी तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर क्या बोलेंगे? समपोषी व्यतिकरण। इसको हिंदी में नाम लिख लेंगे आप, समपोषी व्यतिकरण। हिंदी वाले हिंदी पर ध्यान देंगे और अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पर, ठीक है। देखेंगे ना। और दूसरा पॉइंट क्या बताया, एट मिनिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है क्या? विनाशी व्यतिकरण। चलिए जरा बात क्लियर हुई कुछ या नहीं? जल्दी से बताना जरा, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, इस बात को आप याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? जल्दी बताएं जरा, समझ में आ रही है आपको बात या नहीं आ रही है? आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और इंटरफेरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां पर दो रेस आपस में मिलेंगी तो वहां पर क्या होता है, इंटेंसिटी जो तीव्रता है कहीं पर अधिकतम हो जाती है और कहीं पर मिनिमम हो जाती है। जहां अधिकतम हो जाती है उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। और जहां पर तीव्रता मिनिमम हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, यानी कि विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब देखो इस इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं और यहाँ पर ये डेरिवेशन हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखो जरा कैसे, हेडिंग डाल देंगे आप, एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी। छोटा सा डेरिवेशन है, जल्दी से देखें जरा। एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन आपको निकालना है, तो देखेंगे जरा, यहां से आप ध्यान देंगे, लेट टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड A1 एंड A2, दो वेव्स हमने लिए हैं जिनके एम्पलीट्यूड्स कितने हैं? A1 और A2 है ना। एंड फ्रीक्वेंसी कैसी है इनकी? सेम फ्रीक्वेंसी। कैसी फ्रीक्वेंसी है? सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मूव इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहां से अगर मैं बात करूंगा तो दो वेव्स हैं, एक तो y1 होगी और एक y2 होगी। जैसे अगर मैं बात करूं y1 बराबर क्या होता है? A1 sin ओमेगा t। इतनी बात क्लियर है? अब दूसरी वेव जो होगी वो कितना होगा भाई? इतना तो होगा ही होगा, लेकिन मुझको इससे अलग दिखाने के लिए, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो एंगल में कुछ चेंज लाना पड़ेगा भाई। जैसे y1 जा रही थी इधर को, अब y2 को अगर लेके जाना है तो कुछ ना कुछ एंगल तो लेना पड़ेगा ना। ये y1 होगी और ये y2, और एंगल कितना ले लिया मैंने? ये 5 इसके अंदर जोड़ दिया। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है। अब देखेंगे जरा, अब अगर हम सुपरपोजिशन की थ्योरम लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? y इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू बोलो ऊपर से कितने? A1 sin ओमेगा t, और y2 की वैल्यू बोलो A2 sin ओमेगा t प्लस 5। बोलो जरा, बात समझ में आ रही है? इसको ऐसा कैसे कॉपी कर दो, ओमेगा t, ठीक है। अब देखो जरा, यहां से क्या A2 आ गया। अब ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये A बन रहा है और ये B बन रहा है। और आपने बचपन में पढ़ा था क्या कि साइन A प्लस B का कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ होता है ना। आ रही है बात समझ में? नहीं तो देखिए जरा, फॉर्मूले को ओपन कर देंगे। सबसे पहले साइन A, ठीक है। देखो यहां से क्या आएगा? साइन A cos B प्लस A2 आ जाएगा, फिर cos A और फिर साइन B। बोलो जरा, ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था? जल्दी से बताना जरा।
आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है? देखो जरा स्टार्टिंग के दो में क्या क्या कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ बच गया a1 और यहाँ बच गया a2 cos फाई, और बाहर आ गया क्या, साइन ओमेगा टी। समझ में आ गया? ओमेगा वाली चीजें हम बाहर ले रहे हैं, फाई वाली अंदर ले रहे हैं, तो हमने कितने पार्ट को अंदर ले लिया, a2 cos, इससे काम करो a2 sin फाई को अंदर ले लो, है ना, और बाहर किसको छोड़ दिया हमने, cos ओमेगा टी को छोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ रही है, क्या आ रही है? अब देखो हमने इनको अलग क्यों लिया, देखो हमको इस फॉर्मूले को दोबारा से क्या करना है, कन्वर्ट करना है, यानी कि छोटा करना है, ठीक है। अब देखो जरा, अगर इसको कन्वर्ट हमको करना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दो चीजें फाइव में दिखाई दे रही है, हमको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ओमेगा और टी में कन्वर्ट कर देना है, तो यानी हमने फाइव वाली चीजें ब्रैकेट के अंदर ले ली। और अब हम ये बात मान सकते हैं क्या, देखें जरा, जो दो अलग अलग चीजें हमको दे रखी है, जैसे ये दे रखा है a1 प्लस a2 cos फाइव, इसको मैं मान सकता हूं cos थीटा, और यहां से आपको मिल जाएगा क्या, a2 sin फाइव, इसको मैं मान सकता हूं क्या, a sin थीटा। दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताना जरा, दोनों बातें आपको क्लियर समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। अब यहां से आप ध्यान देंगे क्या, देखो यहां से दो इक्वेशन बन जाती है, एक तो इक्वेशन थर्ड, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी और ये फोर्थ थी, ठीक है। देखो जरा से इधर आ जाओ, वैल्यू पर रखो y इक्वल टू, यहां से कितना बन जाएगा भाई, साइन ओमेगा टी पहले से ही, और इस पूरे के लिए आपने क्या लिखा, a बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया, cos थीटा प्लस, अब यहां बोलो कितना आ जाएगा, a को तो बाहर ले लो, ठीक है, साइन कोस, भाई कोस ओमेगा टी तो पहले से ही है, और a2 साइन फाइव की जगह क्या आएगा, a साइन थीटा, a बाहर आ गया और अंदर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया बताना जरा, साइन कोस कोस साइन, यानी साइन है कोस भी, कोस है साइन भी, यानी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, और ये ओमेगा टी प्लस कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, और यही आपका बन गया पूर्ण विस्थापन। लेकिन हमको क्या फाइंड करना था, हमको आई निकालना है। देखो एक बात समझ में याद रखना, हमको आई निकालना है, और आई प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैंने क्या बताया आपको, जो इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इज दैट क्लियर? यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर दोबारा सुन लें, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। नाउ वी कैन से दैट, देखो अब यहां से हमको एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कहां से निकलेगी, बोलो यहां से निकलेगी। एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड का स्क्वायर करते हैं और फोर्थ का स्क्वायर करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। करना जरा, देखो जरा इधर से करोगे तो यहां से कितना आएगा, a1 प्लस a2 cos फाइव पूरे का स्क्वायर, प्लस लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा a2 sin फाइव, और पूरे का स्क्वायर तो इसका भी और इसका भी इक्वल आ जाओ, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो बाहर क्या आ गया, a स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भाई समझ में आ गया ना, इस पूरे का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर ले गए तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर समझ में आ गया भैया, देखना जरा आगे। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले करो a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और फिर 2ab दूसरे पूरे का मल्टीप्लाई, a1 a2 cos फाइव, और यहाँ पर क्या आ गया, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। यहां से a स्क्वायर और ये पूरा का पूरा कितना बन गया, 1 बन गया। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम? चलो एक बार फिर दोबारा मैं इसको बताऊंगा। फिलहाल आप जहां अगर बीच में कहीं छूट भी जाए ना तो उसको फिलहाल छोड़ दिया करें, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है, आपको समझ नहीं पा रहा है ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे आप, तो आप समझ लिया, फिर जब दोबारा से बताऊंगा तो जहां आपका छूटा था वहीं से दोबारा पढ़ लेंगे। अब देखेंगे ना, यहाँ से ये a1 स्क्वायर हो गया, और यहाँ से एक बात देखेंगे आप, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, देखो cos स्क्वायर फाइव प्लस यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर फाइव, और ये जो रिमेनिंग बचा है आपका उसको आप ऐसा का ऐसा ही पुट कर देंगे cos फाइव में, उधर से क्या बचा, a स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलो इसको मैं पलट के भी लिख सकता हूँ, a स्क्वायर को उधर ले लिया और इस पूरे को इधर ले देंगे। लिखने से पहले एक बात ध्यान देंगे, क्या यहाँ पर क्या आ रहा है, a1 स्क्वायर, अब इस पूरे की वैल्यू 1 होगी तो क्या बच गया,
a2 स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ गया ट्वाइस a1 a2 cos फाइव। स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, और ये बाकी ऐसा का ऐसा ही। मैंने फिर कहा है हिंदी वाले हिंदी पर ध्यान देंगे और अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पर ध्यान देंगे, ठीक है। मैं दोबारा से इसको कंप्लीट कराने वाला हूं। तो देखो जरा ये किसका फॉर्मूला आ गया आपका, ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ गया, और एम्पलीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको याद रखेंगे आप, आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। समझ आ रही है बात। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर तो बताएं जल्दी जरा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं जरा, क्लियर है बात। अब देखो मैंने आपको बता रखा है क्या, मैंने आपको बताया है आई प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ intensity is proportional to the square of amplitude. Is that clear? Now if we apply this theorem in the above given equation, now the given equation is a square, और a square के बेस पर क्या लिखेंगे आप, i लिखेंगे। अब देखते हैं ना सामने ध्यान से, a square के बेस पर क्या लिखेंगे, that is i1 में लिखेंगे, और a2 स्क्वायर के बेस पर i2 लिखेंगे, और यहाँ जाओ 2, खाली एक ही जगह क्या लिखोगे बोलो, अंडर रूट i1, और यहाँ पर अंडर रूट i2, और आगे cos 5। क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताना जरा, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, इसको एक बार पढ़ना जल्दी से जरा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहां तक की बातें आई हो, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और ये फॉर्मूला हमने निकाल दिया इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। एक बार फिर दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमको इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी की बात निकालनी थी, और इंटेंसिटी के लिए मैंने आपको बता दिया क्या, कि दो वेव हमने यहाँ पर लिए, एक तो लिया y1 और एक लिया y2। y1 को कितना माना है, a1 sin ओमेगा t माना है, और y2 को कितना माना है, एंगल को थोड़ा सा अलग करना था, क्योंकि अलग करेंगे तभी क्या होगा, दो अलग अलग रेज हमको दिखाई देंगी, ठीक है। तो एंगल में हमने इसमें 5 ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने सुपरपोजिशन का थ्योरम लगाया, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करके ये आ गया। फिर a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया, फिर यहाँ से 5 वाले कॉमन ले ली, क्योंकि 5 को मुझको उड़ाना था, तो मैंने 5 को कॉमन लेके क्या मान दिया, थीटा की फॉर्म में मान दिया, और यहाँ पर दोनों वैल्यू रख के फॉर्मूले को फिर दोबारा से क्लोज कर दिया। अब यहाँ से हमें एम्पलीट्यूड चाहिए था, तो थर्ड और फोर्थ को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, जिनको ऐड करके कॉमन है कॉमन ले लिया, वैल्यू 1 बन गई, और यहाँ से एम्पलीट्यूड निकाल दिया। और नाउ वी कैन से दैट intensity is proportional to the square of amplitude, and the value formula is I equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 into cos 5। क्लियर बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और वेव ऑप्टिक्स में और ज्यादा मजा आने वाला है आगे, क्योंकि इंटरफेरेंस के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। डबल स्लिट, सिंगल स्लिट, सब कुछ मैं आपको कराने वाला हूँ। आगे फिर डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत मजेदार टॉपिक्स आने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, रेगुलर सारी वीडियोस देखते रहिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपने खुद के नोट्स जितने अच्छे से बनाएंगे उतना ज्यादा चीजें होंगी। और एक बात और ध्यान रखें, घर पर रिविजन जरूर करना है। जब कल आप आए इस वीडियो को नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 जो आपको मिलेगा, उसको पढ़ने से पहले आप क्या काम करेंगे, इस जो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।